तो ओके गाइस, ये हमारी जो है वो एक 7 डेज वर्कशॉप है। इसमें सीएसएस और जो सीसीसीएन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीएसएस 2027, इवन जो केपी के पीएमएस के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अभी 10 ये टॉपिक्स वो हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 टॉपिक्स हैं जो कि 2025 से लेकर 2026 की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इम्पोर्टेंट मतलब कि जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट की गई हो, चाहे वो नेशनल टॉपिक हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स क्यों ना हो, ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा, जैसे अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब ये जो पूरा टॉपिक है, ये लास्ट 2 ईयर से गवर्नमेंट के साथ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी जो है वो जब तक होगी तो फाउंडेशन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस होगी। मतलब पहले तो ये था ना कि भाई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमी डेवलप होगी, पॉलिटिकली डेवलपमेंट होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक जो है वो काम करेगी, इकोनॉमिकल जो है हमें बेनिफिट्स मिलेगा। अब जो लास्ट 2 ईयर्स में ये जो 26 अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, अभी 28 अमेंडमेंट, जो 18 अमेंडमेंट को दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, तो अब इस क्राइसिस की वजह से जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी होगी तो फिर नेशनल प्रोग्रेस भी हो सकती है, नेशनल प्रोग्रेस। उनका उसके बाद क्लाइमेट रेजिलेंसी। अब पहले क्लाइमेट चेंज का मसला था, ठीक है। फिर क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई, जस्टिस पर एक तकरीबन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हर साल कॉप होता है, COP 27, COP 28, उन इजलास में 2-3 ईयर्स पर है जस्टिस और डेवलपमेंट पे काम। लेकिन जितना नुकसान हुआ था खास करके साउथ एशिया में, फिर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीकन नेशंस में, अब तो यूरोप में आपने देखा था, स्पेन में भी बहुत ज्यादा वो जो है डेथ रेशो हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी भी जाती, तो वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज का मसला है ना। तो उसके बाद जो क्लाइमेट रेजिलियंसी, मतलब जो जो डिस्टर्ब हो गए क्लाइमेट के हवाले से, जो है वो अब माइग्रेशन हो रही है, तो ये क्लाइमेट रेजिलियंसी क्या ये रिप्लेस कर सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट को? मतलब जो जैसे जापान ने एक नया सिस्टम लेकर आया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, जो है वो अर्थक्वेक, डिजास्टर, ड्रॉट्स के हवाले से, एक साथ रिप्लेस हो सकता है, एक ये। उसके बाद दूसरा है ग्रीन इकोनॉमी। अब पहले आपने देखा था कि ऑयल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था पहले, सबसे पहले, ठीक है, फिर ऑयल, फिर गैस रिवोल्यूशन, ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन का आया था, फिर एआई, डेटा वगैरह ये वो। अब उसके क्लाइमेट चेंज के वाले से उसके बाद फिर आया ग्रीन इकोनॉमी। अब ग्रीन इकोनॉमी तकरीबन ये जो लास्ट 3 ईयर्स की अगर आप डेवलपिंग, सबसे ज्यादा जो है दुनिया, इवन ग्लोबल नेश जो है वो डेवलप नेशन जो है वो, और जो डेवलपमेंट ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं कंट्रीज, वो भी ग्रीन इकोनॉमी के पीछे जा रहे हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है लास्ट 3 ईयर्स में। तो ये ऐसे की थी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब नेशन जो है वो दैट लीड विल, एआई विल लीड टू द टुमारो इकोनॉमी वर्ल्ड, मतलब सॉरी, द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जो है वो क्या, जो नेशंस क्या वाकई लीड कर रही हैं कि भाई एआई जो है वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करे, बूस्ट करे, या जितनी बाकी चीजें लग रहा है उस हवाले से। उनका पीस डिप्लोमेसी इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द मॉडर्न। जितनी भी स्टेट्स हैं, आप कतर की बात करें, अब आप पाकिस्तान आ गया है, टर्की, चाइना, ये चार ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एक ऐसी डिप्लोमेसी का नाम रखा, जैसे पीस आप कह सकते हैं उसे। तो इनकी वजह से जो है ना वो दुनिया लेवल के बहुत सारे मामला बेहतर थे, बेहतर हो गए थे, बेहतर हो भी गए, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान के केस पाकिस्तान ने उसमें हेल्प आउट किया था पीस प्रोसेस में, ईरान पाकिस्तान में भी, चाइना ने, जैसे ईरान, सऊदी, बाकी सारे ममालिक में, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से भी, फिर वेनेजुएला का जो मसला था, या अफ्रीकन नेशंस में। ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जिस पर पीस डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा हेल्प आउट रही है। और ये एक नया पावरफुल टूल रहा है मॉडर्न स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। उनका फिर मिडिल ईस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जियो पोलिटिकली गजा इसराइल के बाद किस तरह से वो रन कर रहा है, किस तरह से वो चीजें डेवलपमेंट हो रही है, ये सारे मामला तो उनके हैं। उसके बाद क्या वाकई पाकिस्तान क्या जो है वो सिक्योरिटी स्टेट के थ्रू डेवलपमेंट स्टेट बन सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है।
और पाकिस्तान एज सिक्योरिटी स्टेट बन गई है। ईरान जो है, ईरान वाला मामला, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और बाकी सारी जगहों के हवाले से, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान 18 अमेंडमेंट के बाद जो हुआ है, ये बहुत ज्यादा एक इशू हाईलाइट किया गया है नेशनल इश्यूज के मुताबिक। फिर डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे मैंने बताया कि 8-10 पहले रिवोल्यूशन आज दुनिया में आ चुके, 4-5 रिवोल्यूशन दुनिया में आ चुके हैं। अब जिनके पास दुनिया में डेटा होगी, जिनके पास दुनिया में डेटा होगी, तो वो ही सबसे बड़ा पावरफुल होगा। तो ये एक न्यू करेंसी है ग्लोबल लेवल पर। तो ये 10 वो थीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगी सीएसएस के पेपर में, सीसीसीएन के पेपर में, इवन आईआर अगर आपका पेपर है वो अ, उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपको। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं पर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट देती है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के मैंने 2 टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट में भी वो बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प आउट करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं की, कि उसमें कोई खास डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर आपने कहा। अब इस पर हमने क्या किया है, तकरीबन कोई जो है ना वो आउटलाइन 30 to 40 50 प्लस पॉइंट्स पर हमने इस ऐसे एक एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। मतलब उसके जितने भी ऑल एरिया एस्पेक्ट्स हैं वो सारे हमने कवर किए। अगर हम एक थीम पूरी प्रिपेयर करेंगे तो कम से कम वहां से हमारे जो हम एग्जाम में एक्चुअल ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, वो 3 से 2 ऐसे प्योर बन सकते, 3 ऐसे आराम से आपके बन जाएंगे। सिर्फ क्या उसकी आपने डायमेंशन चेंज करनी है, चीजें वही होंगी। इसमें केस स्टडीज आउटलाइन इतनी है, लेकिन उसके साथ फुल अटेम्प्टेड भी है, जिसमें फैक्ट फिगर केस स्टडी कोर्ट वगैरह भी, और रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है नेशनल, वो भी इसमें ऐड है। अब आप बताएं कि ये चीज आपको कितना हेल्पफुल करेंगी, ये हेल्पफुल होंगी नहीं होंगी आपके लिए? अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीस डिप्लोमेसी इज द मोस्ट पावरफुल टूल द मॉडर्न स्टेट।